ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ से रिलेटेड सारे वीडियो जो है उसकी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। ईपीएफओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो ईपीएफओ की पीडीएफ होंगी वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगी। क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के और प्लस ईपीएफओ के पेड कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके रखिएगा। देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये। ठीक है, इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पे आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस और भी कई सारी पोस्ट होती रहती है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है, टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। ईपीएफओ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। तो उसमें जो सेक्शनल टेस्ट है आपका, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से रिलेटेड है, उसको यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और यहां पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहां पर लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस is based on assumption that this kind of unionism is not just meant for carrying on struggle for wages and working condition। ठीक है, but they must act like reformist word देखिए, reformist organizations built with belief that labor and capital must exist in harmony instead of अपोजिंग ईच अदर। तो ये ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है गांधी जी का, उससे ये रिलेटेड है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपका रशियन रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद जो सोशलिज्म आता है, मार्क्सिज्म आप देखते हैं, तो वहां पर क्या है कि वर्ग संघर्ष की बात होती है ना। और यहां पर क्या की जा रही है, वर्ग समन्वय की, सौहार्द्रता की, हार्मनी की बात की जा रही है कि श्रम और पूंजी जो है उसका अस्तित्व जो है साथ साथ से सह अस्तित्व है, तो उनको विरोध के बजाय हार्मनी के साथ रहना चाहिए। तो ये ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव है गांधी जी का। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है ये आपका, सर्वोदय का दर्शन है। ठीक है ना, सभी वर्गों का बिल्कुल समान रूप से जो है उदय विकास है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में श्रमिक शिक्षा से रिलेटेड जो केंद्रीय बोर्ड है उससे संदर्भित यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसको बताना है हमको कि कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। बिल्कुल गलत है, कैसे होगा, है ना। तो ये जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, जो आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय है। ठीक है ना, लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो आपकी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आएगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि ये कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ये भी गलत है, क्योंकि ये 1860 का जो आपका सोसाइटीज का जो एक्ट है ना, सोसाइटीज एक्ट जो आप लोग पढ़ते हैं, एनजीओज वगैरह के संदर्भ में भी पढ़ते होंगे, उसी के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है। 1958 से जो है ये आपका क्या है, अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, और इसमें सही पूछा था इसलिए नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो राइट टू वर्क है वो कहां पर मेंशन है हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल इजी है, आर्टिकल 41 है ये आपका। ठीक है, आर्टिकल 41 है। ठीक है, वहां पर ये लिखा है, देखिए डीपीएसपी क्या है, एक मॉरल क्या है, एक मॉरल जो है आपका वहां से एक कर्तव्य का बोध कराता है स्टेट को कि अगर उसके पास उचित संसाधन है तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहिए वाला जो है वहां पर एसेंस है ना। तो आर्टिकल 41 वैसे भी न्यूज में था, करंट अफेयर्स में था, है ना। 42 भी है, 43 भी न्यूज में है, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है डीपीएसपी वाला पार्ट, इसको देख के जाइएगा आप लोग। और आर्टिकल 41 में लिखा है कि द स्टेट, क्या लिखा है कि द स्टेट के लिए ही है एक तरीके से, है ना, ये निर्देश है ना। तो शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओल्ड एज की भी बात है, सिकनेस की भी बात है, दिव्यांगता डिसेबलमेंट की भी बात है। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पर दिया गया है। तो आर्टिकल 41 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है
ठीक है। तो पर्टिकुलर जो शेड्यूल्स की बात की गई है ना, आपको पता है कि 7वीं जो आपकी अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है कि भैया उसमें संघ सूची कौन सी है, राज्य सूची के अंतर्गत क्या आएगा, कंकरेंट जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत क्या आएगा। तो इसमें यह लिखा गया है कि किस जो आपका औद्योगिक न्यायालय है उनकी विशेष अनुसूची श्रम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के मामलों से रिलेटेड है, संबंधित है। मतलब जो ज्यूरिसडिक्शन है लेबर कोर्ट्स का उससे वो सिंक्रोनाइज्ड है। ये कहां पर जो है, किस शेड्यूल में ऐसा मेंशन किया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से डील करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसकी बात की जा रही है ये, है ना। याद रखिएगा यहां पर क्या है, जो यहां पर शेड्यूल बात किया जा रहा है वो कौन सा शेड्यूल है आपका, ये शेड्यूल है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे औद्योगिक विवाद के संदर्भ में देखेंगे तो 7वीं अनुसूची में जाएंगे आप तो उसमें देखेंगे आपकी केंद्र को दिया गया है ये प्राधिकार जो है ज्यूरिसडिक्शन। अब उसके अंतर्गत एक एक्ट लाया गया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अब उसके अंदर जो शेड्यूल है वो सेकंड शेड्यूल है, जहां पर इससे रिलेटेड जो मैटर है वो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट्स में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, जो आपका सेकंड शेड्यूल है। अब वहां पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स के लिए बात की गई है, जैसे प्रोप्राइटरशिप है, लीगैलिटी है, ठीक है, एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन है, स्टैंडिंग ऑर्डर, जो भी रेगुलेट करना है कंडीशंस जो रिलेटेड है आपकी एम्प्लॉयमेंट से, तो बहुत सारी चीजें वहां पर दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि 2013 का जो कंपनीज एक्ट है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट, अब ये कंपनीज एक्ट के शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी को मेंशन किया गया है, सीएसआर की बात कर रहे हैं ये। तो ये आपका शेड्यूल 7 है। ये सब बिल्कुल कंटेक्चुअल चीजें हैं और देख जाइएगा। और जो आपको सोशल सिक्योरिटी का और लेबर लॉस का और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसको रेगुलर रिवाइज करिएगा, वो बहुत क्रिस्प है और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत फायदेमंद साबित भी होगा। तो ये जो यहां पर लिखा गया है इसका आंसर आपका शेड्यूल 7 होगा। शेड्यूल 7 में ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई, सेक्शन 135 है वो। ठीक है, और ऐसे आप शेड्यूल 5 देखेंगे तो वहां पर प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक की बात की गई है या प्रबंधक की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, तो और उसके बाद आप देखेंगे कि स्वतंत्र निदेशकों के लिए जो संहिता है, जो कोड है आपका, वो शेड्यूल 4 में है। तो ये शेड्यूल्स वगैरह आप देख जाइएगा। ये जो सीएसआर है ये रिलेटेड है शेड्यूल 7 से। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी बिटवीन, किसके बीच हो सकता है ये औद्योगिक विवाद, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये आपका। तो ये किस के बीच हो सकता है, ये पूछ रहे हैं कि किस के बीच हो सकता है। तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, तो सबके बीच में ये जो विवाद हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहां पर पूछा जा रहा है कि जो औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक विवाद अधिनियम की कौन सी सूची निर्धारित है। ठीक है, पर्टिकुलर शेड्यूल बताना है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है आपका, तो वो उसमें से कौन सा शेड्यूल जो डील करता है कौन से मैटर्स में, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है ना, ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, ये अधिकरण है ये आपके। ठीक है, तो इसमें जो है आपका थर्ड शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है। ठीक है ना, और उसमें जो है बहुत सारे अंदर डायमेंशन आप देखेंगे, जैसे वेजेस है ना, वो अपने मतलब उसमें पीरियड भी इंक्लूडेड है, मोड ऑफ पेमेंट भी है, कंपनसेटरी जो प्रोविजन है वो भी है, अलाउंसेस की बात है, आवर्स ऑफ वर्क कितने हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही आईएलओ का जो आप आईएलओ देखते हैं फॉर्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो क्यों बनाया गया, आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, है ना। बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर का क्वेश्चन है। बस ये शेड्यूल वगैरह जो है एक बार आप लोग देख जाएंगे तो वो कैरी हो जाएगा, वो फैक्ट वहां तक के लिए आपके लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें ट्रेड यूनियन सुरक्षा उपायों के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर जो ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स है उनके रेफरेंस में यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और बताना है कि कौन सा अलाइन है, सही कोड का यहां पर हमको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो जो पहला लिखा गया है क्लोज्ड शॉप, इसमें क्या बता रही है, एम्प्लॉयर एग्रीज टू हायर ओनली यूनियन मेंबर्स, एन एम्प्लॉय हु रिजाइन्स फ्रॉम द यूनियन मस्ट बी डिसमिस्ड। बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, संघ पाबंद जो प्रतिष्ठान प्रणाली है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि यूनियन शॉप,
जो संघ समर्थित प्रतिष्ठान प्रणाली है, इसमें क्या होगा कि जो नियोक्ता है वो अपनी यूनियन सदस्यता की स्थिति की परवाह किए बिना किसी को भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन जो कर्मचारी होगा उसको एक टेन्योर निश्चित समयावधि जैसे 30 इयर्स के भीतर संघ में शामिल होना है। एक कर्मचारी जो संघ से इस्तीफा देता है जो उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, है ना। मतलब एन एम्प्लॉय हु रिजाइंस फ्रॉम द यूनियन मस्ट बी डिसमिस। तो दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, ये एजेंसी शॉप की बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा गया है कि जो एम्प्लॉयर है मे हायर एनीवन regardless of their union membership status and the employee need not join the union। ये खासियत है इसकी। however all जो आपके नॉन यूनियन एम्प्लॉइज है must pay a fee known as एजेंसी फी, उसी को एजेंसी फी देते बोलते हैं, है ना, जो वो पे करते हैं टू द यूनियन टू कवर द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की जा रही है ना। और एन एम्प्लॉय हु रिजाइंस फ्रॉम द यूनियन मे नॉट बी डिसमिस बट मस्ट पे द एजेंसी फी। तो उनको डिसमिस नहीं करेंगे लेकिन उनको फी जो है वो देनी पड़ेगी। तो इसमें तीनों के तीनों जो है वो बिल्कुल करेक्टली यहां पर मैच किए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंतर्गत जो मीनिंग है आपकी वर्कमैन की, उससे संदर्भित यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है क्या सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द मीनिंग ऑफ वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो पहला ये कि इसमें किसी जो इंटर्न, प्रशिक्षु सहित जो व्यक्ति हैं उनको नियोजित या पुरस्कृत करने के लिए मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिक, पर्यवेक्षी कार्य करने के लिए एक उद्योग में नियोजित किया जाता है, तो उन्हीं को बोलते हैं कामगार बोलते हैं, है ना। यहां वर्कमैन लिखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा, ये इट इंक्लूड्स दोज एम्प्लॉयड इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इन द पुलिस सर्विसेज इन मैनेजर, जो आपके मैनेजरियल जो लिखा गया है, मैनेजीरियल बोलते हैं इसको, मैनेजर से रिलेटेड है वो, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। तो ये नहीं है, ये कैसे होगा, ये वर्कमैन के अंदर में थोड़ी आएंगे, ये तो ब्यूरोक्रेट्स की बात करने लग गए, है ना। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो इट एक्सक्लूड्स है, ये जो इंक्लूड लिखा गया है, एक्सक्लूड वर्ड यहां पर यूज किया गया है ना। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला सही है, ओनली वन, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, वो उसके रेफरेंस से पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी के लिए आवश्यक जो है, आवश्यकताएं जो है वो क्या है ना, जो आवश्यक आयाम है उनके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। तो पहला ये कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बिल्कुल सही बात है ना, कि वहां पर जो है उनके बीच में समझौता होना चाहिए। दूसरा, मोटिव क्या है यहां पर, प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना, और साझेदारों के बीच में हिस्सेदारी, मतलब जो शेयर्स हैं वो उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये है कि इसका जो मेन उद्देश्य है बता रहे हैं वो एकाधिकार प्राप्त करना है किसी एक के द्वारा। भैया पार्टनरशिप की बात है, उसमें मोनोपोली कहां से आ गई, है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, 3 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, 1 और 2 आपका सही है, तो वैसे भी आंसर आपको मिल गया। लास्ट वन ये है कि एग्रीमेंट मस्ट टू बी कैरी आउट द बिजनेस ज्वाइंटली और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, बिल्कुल ठीक है, 1, 2 एंड 4, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन माइंस आर द कंसर्न ऑफ, है ना, माइंस से रिलेटेड है। और इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें जो श्रमिकों की सुरक्षा है, कल्याण है और स्वास्थ्य है, वो किसके अंतर्गत है संविधान के अनुसार, ये पूछ रहे हैं। तो भैया ये केंद्रीय सरकार का अपना डोमेन है, ठीक है ना। ये आप जब देखेंगे आर्टिकल 246, जब सेंटर और स्टेट रिलेशन आप देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, यहां पर जो आप देख रहे हैं। तो 246 के अंतर्गत देखेंगे आप तो वहां पर जो है यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 55 है, जहां पर ये मेंशन किया गया है कि माइंस से जो भी रिलेटेड कंसर्न होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है। तो इसका आंसर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। वो सूचियां, अनुसूचियां जो आप देखते हैं, है ना, फिर उसके बाद विषय उसके अंतर्गत, तो एंट्रीज होती हैं उसमें, है ना, संघ सूची हो गई, यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गया, तो उसके अंतर्गत उनका क्षेत्राधिकार जो है वहां पर क्या किया जाता है, उनको उपलब्ध कराया जाता है कि आप यहां पर इस डोमेन पे जो है कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालयों द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार किसके द्वारा लागू किया जाता है। अब देखिए ये क्या है कि एन अवार्ड गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट्स इज इंप्लीमेंटेड बाय,
है ना, इंप्लीमेंटेड बाय पूछ रहे हैं किसके द्वारा ये किया जाता है, तो ये रीजनल लेबर कमिश्नर होते हैं, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त होते हैं, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये आपका, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो रीजनल लेबर कमिश्नर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ की बात करें, ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बिल्कुल ठीक है, जो पहला आपका यहां पर स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि ये ट्राईपैटाइट इन नेचर है, विद गवर्नमेंट, सरकारें भी हैं इसमें, एम्प्लॉयर्स भी हैं और वर्कर्स भी, तो बिल्कुल ठीक बात है, तीन ही तो हैं आपके इसमें स्टेक होल्डर्स, उनको तीनों को रखा गया है, बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि भारत एक संस्थापक सदस्य इसका नहीं है, तो भैया इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है, फाउंडर मेंबर रहा है ना, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ऊपर के दोनों सही हैं। 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की संधि वगैरह आप देखते हैं, उसी के अंतर्गत फिर आप देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन भी हो चुका होता है, तो यहां पर आईएलओ का गठन होता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वगैरह भी आप 1920 के दशक से देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा जो सी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत जो लेबर है वो किस लिस्ट के अंतर्गत जो है उसको रखा गया है, किस लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। जो आपका लेबर है वो सब्जेक्ट किसका है, कंकरेंट लिस्ट का, मतलब बोथ जो सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, है ना, लेकिन जहां पर केंद्र बना देगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। लेबर जुरिस्डिक्शन जो है आपका वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है ना। यूनियन लिस्ट अभी जो है बाकी इसकी एंट्रीज भी जो है वो आपके नोट्स में दिए गए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो प्रबंधन में जो ये आपके कामगार हैं उनकी भागीदारी का उद्देश्य क्या है, शेयरिंग ऑफ पावर, बिल्कुल ठीक बात है, स्टूमुलेट कॉपरेशन, सहयोग को बढ़ावा देना, है ना। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि यहां पर श्रम प्रबंधन संचार बढ़ाना, मतलब इंक्रीज लेबर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। उसके बाद एम्पावरमेंट करना एम्प्लॉइज का, बिल्कुल ठीक बात, प्रमोशन करना इंडस्ट्रियल पीस का, है ना, सह अस्तित्व जो आप देख रहे थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रबंधन में जो भागीदारी की बात की गई है डीपीएसपी के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऑल। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उसमें पूछा जा रहा है कि न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है, उसके संदर्भ में, उसके तहत जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है ना, उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा यहां पर ट्रू है। तो पहला ये कि ये एडवाइस करता है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहला बिल्कुल गलत है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं करेगा, पहली चीज ये है आपका यहां पर जो दिया गया है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत हो गया, क्योंकि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू अगर ऐसी बॉडी बनाई गई है तो जो आपके श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, जो आपके वर्कमैन्स हैं, उनके लिए वेजेस किस तरीके से रिवाइज करना है, किस तरीके से उनका वेलफेयर होना है, उस हिसाब से, है ना, कि जो उनको वेजेस मिल रहे हैं वो अभी समय के हिसाब से प्रयुक्त जो है यथोचित है कि नहीं है, तो उसके लिए एडवाइजरी देगी, तो दोनों गवर्नमेंट को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, है ना, इसमें लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि ओनली यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरा ये कि जो बोर्ड में इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बात की गई, शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल मेंबर, तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बात है वो 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा लिखा गया है, 1/4 नहीं, यहां पर 1/3 है ना, जो टोटल नंबर्स होंगे आपके मेंबर्स के, उनके 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और यहां पर जो चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, पूछ रहे हैं कि सही कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेबर वेलफेयर के अंतर्गत यहां पर जो थ्योरी दी गई है ना, उसको यहां पर हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी थ्योरी के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। तो पहला ये कि इट हैज अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, मानवीय दृष्टिकोण है। दूसरा ये कि श्रमिकों को उनकी स्थिति में सुधार के लिए जो बेनिफिट्स दिए जाने हैं उसके उद्देश्य कल्याणकारी उपागम जो है अपनाए जाते हैं या उपाय किए जाते हैं, है ना, वेलफेयर से रिलेटेड। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है ठीक है। तीसरा मतलब यहां पर हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, 4 थ्योरी दी गई है ना, पॉलिसी जो आपकी पुलिस थ्योरी है, फिलैंथ्रोपिक जो आपकी थ्योरी है, पैटर्नलिस्टिक जो आपकी थ्योरी है, और पब्लिक रिलेशन जो आपकी थ्योरी है।
ठीक है, तो तीसरा ये लिखा गया है कि इन्वेस्टमेंट इन लेबर वेलफेयर इज बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्री। तो ये जो है आपका, ये रिलेटेड है आपका परोपकारी सिद्धांत जो लिखा गया है, फिलैंथ्रोपिक जो आपकी थ्योरी है उसके ये आपके डायमेंशंस लिखे गए, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, और सारे के सारे जो आपके थ्योरीज यहां पर दी गई हैं, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से जो आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसमें बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझाया गया है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिक जो आपका थ्योरी लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, यहां पर जो रियल वेजेस है उससे क्या समझते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा जो है उससे अलाइन हो रहा है। तो पहला ये कि ये उसकी क्रय शक्ति पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखने के बाद श्रमिकों की आय है ना, मतलब जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करके फिर उनको दिया जाने वाला जो इनकम है उसकी बात कर रहे हैं ये, है ना, रियल वेजेस को वहां से ये अलाइन कर रहे हैं। पहला वाला जो लिखा गया बिल्कुल ठीक बात है कि भैया इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, है ना, मतलब जो उनकी क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर जो है उनकी, उसको किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के सिंक्रोनाइजेशन में, उसके बाद हम देख रहे हैं तो जो उनकी आय बच रही वही उनकी असली क्या है, रियल वेज है, जो उनका असली भत्ता है, वेतन है, जिसको लिखा गया है यहां पर। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल कंटेक्चुअल है। ठीक है ना, रियल वेज की डेफिनेशन है ये आपकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है व्यापार संघ का उद्देश्य नहीं है, मतलब ट्रेड यूनियन का जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, ये क्या प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं ये ट्रेड यूनियन वगैरह, ये इनके अधिकारों का क्या संरक्षण करते हैं, इस तरीके से आप इनको लिंक करिएगा। पहला ये कि उद्देश्य नहीं पूछना, पहला ये श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना बिल्कुल है, कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट जो दूसरा यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तीसरा बिल्कुल ठीक है, तीसरा ये सिक्योरिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, ये भी है। लास्ट में लिखा गया है कि सपोर्टिंग एम्प्लॉयर्स बिफोर एम्प्लॉइज एवरी टाइम, हर बार कर्मचारियों से पहले नियोक्ताओं का समर्थन करना। तो ये यहां पर क्या है, ये गलत लिखा गया है, नियोक्ता का संदर्भ यहां पर लिख दिए हैं। तो लास्ट वन जो है आपका, वो आपका क्या है, ये इसका उद्देश्य नहीं है ट्रेड यूनियन का। ठीक है ना, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, नहीं पूछा था इसलिए ऊपर के तीनों उद्देश्य हैं उसके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आईएलओ का जो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन है ना, जो आपका फिलाडेल्फिया घोषणा है, उसके अंतर्गत जो मूल सिद्धांत है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में हमको यहां पर बताना है। ठीक है, तो पहला कि कौन कौन से उसमें जो है वो सम्मिलित है। पहला ये कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, श्रम कोई वस्तु नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच हमारी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत क्या है, पीक पे है, तो यहां पर वो चीज बताई जा रही है कि ह्यूमैनिटी है ना, लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है ना, श्रम तो श्रम है, अब वो कुशल हो, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, अब हमारे यहां क्या है ना, ये सब चीजें जो हैं यही तो डिस्पैरिटी को क्या करती हैं, बूस्ट करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो यहां पर क्या है, बिल्कुल ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल्स के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा जब आप देखेंगे यहां पर जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपका, और जो एसोसिएशन फॉर्म करने का जो राइट्स होता है, ये इसेंशियल नहीं है सस्टेन करने के लिए प्रोग्रेस को। तो भैया जो है ये निरंतर प्रगति के लिए अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता आवश्यक नहीं, तो फिर वो अपने अधिकारों के, अगर उनका शोषण हो रहा है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनके राइट्स का, तो फिर वो कैसे आवाज उठा पाएंगे। तो दूसरा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। ये जो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन है, ये 26 जो जनरल मीटिंग होगी 1944 में, किसकी, जो आपका आईएलओ है, उसमें जो है इसको क्या किया गया था, इसको अपनाया गया था। ऐसे जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की गई थी। तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा ये कि गरीबी कहीं भी समृद्धि के लिए खतरा बन जाती, पावर्टी जो है एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, बिल्कुल ठीक बात है ना, ये भी यहां पर बताया गया है। तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन जो है कि द वॉर अगेंस्ट वांट रिक्वायर्स टू बी कैरीड ऑन विथ unrelenting vigor within each nation and by continuous and concerted international effort in which the representatives of workers and employers enjoying equal status with those of governments join with them in free discussion and democratic decision with a view टू द प्रमोशन ऑफ द कॉमन वेलफेयर। तो कॉमन वेलफेयर की बात की गई है, लोकतांत्रिक निर्णय की बात की गई है, स्वतंत्र चर्चा, यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया आपका। और उसके लिए जो है राष्ट्रों के बीच जो है सहयोग की बात की गई है, ताकि श्रमिक और नियोक्ता जो है वो जो है उनके लिए समान स्थिति जो है बनी रहे। ठीक है, तो ये जो लास्ट दिया गया है वो भी इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत है। सेकंड बस नहीं है, इसका आंसर आपका 1, 3 और 4 हो जाएगा। इसके बाद जो सी में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सदस्यता संरचना के आधार पर एक प्रकार का ट्रेड यूनियन नहीं है। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है एक ट्रेड यूनियन नहीं है। तो पहला ये कि क्राफ्ट यूनियन जो शिल्प से रिलेटेड बिल्कुल है। अपलिफ्ट यूनियन ये नहीं है आपका। तीसरा जो इंडस्ट्रियल यूनियन भी होगा, जनरल यूनियन भी होगा, संघ है ना। तो यहां पर ट्रेड यूनियंस के बारे में आप लोग देखते भी होंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस बनाया जाता है, जैसे रिफॉर्मिस्ट यूनियन हो गया, रिवॉल्यूशनरी हो गया, है ना। तो क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल, स्टाफ यूनियन, जनरल यूनियन ये सब आते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जो है आपका नहीं होगा, तो अपलिफ्ट यूनियन नहीं होगा, है ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं पूछा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर जो साझेदारी एक्ट है 1932 का, उसके अंतर्गत जो भागीदारी के दायित्व है, लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप के अंतर्गत जो आपका क्या है, पार्टनरशिप के अंतर्गत लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट है आपका 1932 का, उसके संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। पहला ये कि ट्रू की ही पहचान करनी है हमको, है ना, कौन सा कथन सही है। ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली लाइबल फॉर पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। जब पार्टनर है तो फायदे में भी और नुकसान में भी। दूसरा ये कि लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, विच मींस दैट द पार्टनर्स प्राइवेट एसेट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। इसमें अगर किसी तरीके का नुकसान वगैरह हो जाता है तो जो ऋण का भुगतान है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी देकर उसका निपटान किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो दूसरा वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, तो दोनों के दोनों ठीक है। यहां पर बोथ इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर लिखा गया है कि एक नियोक्ता या एक या अधिक नियोक्ता संगठनों के समूह के बीच होने वाली सभी बातचीत जो है एक तरफ और एक या एक से अधिक श्रमिक संगठनों पर, है ना। तो ये जो उपरोक्त कथन दिया गया स्टेटमेंट है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन है ये, है ना। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को पढ़ते ही, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की जा रही है ना। कलेक्टिव मतलब सामूहिक जो है वहां पर बार्गेनिंग की जा रही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इस क्वेश्चन में यहां पर स्टेटमेंट देके ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ये लिविंग वेज की बात कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा वेज होता है नीडेड टू प्रोवाइड, इट इज द वेज नीडेड टू प्रोवाइड द मिनिमम इनकम नेसेसरी टू पे फॉर बेसिक नीड्स की बात की जाती है इसमें, बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें इंक्लूड किया जाता है आपका लिविंग वेजेस के अंतर्गत एजुकेशन है, हेल्थ है, इंश्योरेंस है। तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये फेयर वेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो फेयर वेज होता है ये मीन होता है आपका बिटवीन लिविंग वेज एंड मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर आपका बी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो रॉबर्ट एफ हॉक्सी हैं, आपके क्या नाम है इनका, रॉबर्ट एफ हॉक्सी जो हैं, उनने जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया है ट्रेड यूनियंस का, उसके अंतर्गत जो डिपेंडेंट यूनियनिज्म है, डिपेंडेंट यूनियनिज्म जो यूनियनिज्म है आपका, उससे संदर्भित यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा आपका यहां पर ट्रू है, ठीक है। तो पहला ये लिखा गया है कि दिस काइंड ऑफ यूनियनिज्म इज कंप्लीटली फ्रेंडली इन नेचर। तो बिल्कुल नहीं है, इसको इन्होंने पैरासाइट बोला है, कंप्लीटली पैरासिटिक बोला है, इन नेचर पैरासिटिक बोला है, ना कि ये आपका किस तरीके का है कि फ्रेंडली है नेचर में। तो बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है, पहला गलत है। दूसरा ये कि इट्स एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये एग्जिस्ट करता है, उसके टू फॉर्म्स बताए हैं उन्होंने। पहला ये कि वन इज दैट ऑफ कंपनी यूनियनिज्म which depends solely on the employer for its growth and development and does not serve the interest of the workers। देखिए समझिएगा बात, यहां पर अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है ना। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है तो यूनियन का, उसमें आप देखते होंगे कि बिजनेस यूनियनिज्म की बात की है इन्होंने, फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म की बात की है, रिवॉल्यूशनरी की बात की है, प्रीडेटरी की बात की है और डिपेंडेंट की बात की है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट के अंतर्गत नहीं है, ये दोनों का दोनों अपोजिट लिखा गया है। ये सब डेफिनेशन आप नोट्स से रिवाइज कर जाइएगा एक बार, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो दोनों के दोनों यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं वो गलत है, कोई भी सही नहीं है। सही पूछा गया था, नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, कोई नहीं। इसके बाद राइट टू स्ट्राइक जो है, देखिए वर्ड को ध्यान देना है यहां पर। राइट टू स्ट्राइक, श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने का जो अधिकार है वो क्या है, तो भैया फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा लिखा है फंडामेंटल राइट है, तो नहीं है ये फंडामेंटल राइट। तीसरा इज अ लीगल राइट, बिल्कुल ठीक बात है। ए और सी, नॉट अ फंडामेंटल राइट, इज अ लीगल राइट, ठीक है। तो ये जो है आपका
कैसा राइट है? राइट टू स्ट्राइक। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, ठीक है। और इसमें फिर स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस भी अटैच किए गए हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत। तो इसका आंसर आपका ए एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएलओ का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, कब उसको एस्टैब्लिश किया गया था? मैंने पहले ही बताया आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। यहां पर रशियन रिवॉल्यूशन भी हो चुका है ना, यूएसएसआर में, उसको तब यूएसएसआर बोला जाता था, ठीक है। तो वो जो है आपका वो भी हो चुका है। तो यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आईएलओ का गठन होता है, ठीक है ना, 1919 में जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर लेसिस-फेयर फिलॉसफी को लेके जो है उसके बारे में लिखा गया है कि अगर किसी देश में इसको लागू किया जाएगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे, है ना। प्रभाव पूछा जा रहा है, इंपैक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला ये है कि बेटर रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट ऑन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज कैसे होगा। लेसिस-फेयर अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ, है ना, मतलब कैपिटलिस्ट जो अप्रोच है उसका वो क्या है, सेंट्रल पॉइंट है उसका। कहने का मतलब ये कि सरकार कम से कम जो है वहां पर हस्तक्षेप करे, तो सरकार द्वारा बेहतर विनियमन का सवाल ही नहीं उठता यहां पर। तो पहला यहां पर गलत हो गया। दूसरा ये कि बेटर कंट्रोल ऑफ कैपिटलिस्ट ऑन द इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक बात है ना। और जो लास्ट लिखा गया है सी में, एम्प्लॉयर्स वुड मेनली बी बेनिफिटेड, मतलब जो नियोक्ता होते हैं वो मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो बी और सी जो है ये सही है। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी बोथ, ठीक है ना। ये जब आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो ये लिबरल स्कूल आती है ना, सोशल स्कूल, जो सोशलिज्म आप देखते हैं, लिबरलिज्म कैपिटलिस्ट अप्रोच का ही एक जो है पार्ट है ना, लिबरल अप्रोच हो गई। तो ये जो है फिर बाद में आप देखेंगे कि जब 20th सेंचुरी धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होगा, अधिकारों के प्रति सजगता आएगी पूरे विश्व में, तो फिर वहां पर सोशल वेलफेयर का आयाम जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। चलिए आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एज पर द वीवी गिरी थ्योरेटिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर वीवी गिरी जी का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के प्रति अप्रोच था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ये कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, किसके लिए, कलेक्टिव जो है बार्गेनिंग को ये प्रमोट करते हैं, है ना, उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। और म्यूचुअल नेगोशिएशंस की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सेटलमेंट के लिए जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए, मतलब आपसी बातचीत से उसको निपटाया जाए और सामूहिक सौदेबाजी से, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा बात जो लिखा गया है यहां पर, जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है कि इन्होंने इस बात पे भी इंफेसिस किया है, जोर दिया है कि जो आंतरिक निपटान है ना, इंटरनल जो सेटलमेंट है उसको जो है प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, उसको प्रेफर करना चाहिए। और जो कंपलसरी एडजुडिकेशन है ना, जुडिशरी वाला, तो शुड बी टेकन अप एज द लास्ट रिसोर्ट एंड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। तो बिल्कुल ठीक बात है, समन्वय की बात करते हैं ये यहां पर, ठीक है ना, आपसी सुलह की बात करते हैं, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। और यहां पर जो है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलत स्टेटमेंट पूछ रहे हैं जबकि दोनों सही है, तो उस हिसाब से जो है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। वीवी गिरी का जो अप्रोच था वीवी गिरी जी का, वो दोनों स्टेटमेंट में दिखाया गया है, यहां पर बिल्कुल सही बताया गया है। लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, औद्योगिक विवाद, उनको निपटाने के लिए कौन कौन सी जो है मेजर्स लिए जाते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहला ये कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आर्म्स रेसलिंग, भैया ये नहीं है। तीसरा आर्बिट्रेशन की बात है, कॉन्शिलेशन की बात है और एडजुडिकेशन की बात है ना। जो आर्बिट्रेशन होता है, पंचाट है, समझौता है, सुलह जिसको बोलते हैं, उसके बाद न्यायिक निर्णय, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो है आपका 1, 3, 4, 5 हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करने के लिए कौन कौन से जो हैं गांधीवादी फिलॉसफी से अलाइन है, उसको बताइए आप। तो पहला ये है कि वर्कर शुड सीक रेड्रेसल ऑफ द रीजनेबल डिमांड्स ओनली थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, बिल्कुल ठीक बात है। शांतिपूर्ण, जैसे उनका पूरा का पूरा जो आइडियोलॉजी है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि जो भी
आपको अगर अपना विरोध या असहमति दिखाना है ना, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक दिखाना है ना, उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो सत्य और अहिंसा, है ना, और कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब चीजें आपको यहां पर दिखाई देंगी, समन्वय वाली। और दूसरा जो लिखा गया है कि वर्कर्स शुड अवॉइड स्ट्राइक्स एज फॉर एज पॉसिबल इन इंडस्ट्रीज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है ना। तो जहां तक संभव हो हड़तालों से बचना चाहिए। वो आपका हड़ताल करने का मतलब यह है कि वो अंतिम उपाय बोलते हैं उसको गांधी जी, ठीक है। तो ये भी दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। तीसरा ये है कि जो स्ट्राइक है उसको अवॉइड करना चाहिए और ये सिर्फ लास्ट मेजर के रूप में इसको उपयोग किया जाना चाहिए और उसमें भी नॉन वायलेंट मेथड्स को प्रयोग किया जाना चाहिए, यूज किया जाना चाहिए। तीसरा भी ठीक है। लास्ट वन जो लिखा है कि वर्कर्स शुड टेक रिकोर्स टू वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन वेयर डायरेक्ट सेटलमेंट फेल्स, बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट स्टेटमेंट भी ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यहां पर ऑल ऑफ द अबव ए में दिया गया है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रेड यूनियन में जो महिलाओं से रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। तो पहला ये कि अनुसुईया बेन जो है वो आपकी यूनियन लीडर है कैलिको मिल्स की, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा लिखा गया है कि जो इला बेन है उन्होंने असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सेवा, जो आपका संगठन है स्वरोजगार महिला संघ जो है आपका, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा जो है उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बिल्कुल ठीक बात है। इसको मेंस के आंसर राइटिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि जया अरुणाचलम जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वर्किंग वुमेन्स को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इन 4 इंडियन सदर्न स्टेट्स में, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल स्टेटमेंट्स जो यहां पर दिए गए हैं बिल्कुल ट्रू है और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 1 2 3 ऑल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर, तो कब डिक्लेयर की गई थी? तो 1987 में इसको डिक्लेयर किया गया था, अगस्त में, ठीक है। और उसके बाद जो एक्शन प्लान भी जो है क्या किया गया था, लागू किया गया था चिल्ड्रन से रिलेटेड, आप लोगों को पता है। और अभी जो है उस पर जो है अमेंडमेंट वगैरह भी आया है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो 1987 इसका आंसर है। नेक्स्ट वन ये है कि ग्लोबल वेजेस जो रिपोर्ट होती है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट होती है, कौन पब्लिश करता है? तो ये जो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ही इसको क्या करता है, इसको करता है पब्लिश। और देखिए यहां पर एक चीज ये है कि इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट एवरेज रियल वेज ग्रोथ साउथ एशिया के अंतर्गत इस समय, है ना। तो जो ड्यूरेशन है आपका 2008 से 17 के बीच में, पूरा 10 साल एक डिकेड में लेके बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो वेजेस है एवरेज में वो बढ़ा है, ठीक है ना। तो वो चीजें जो है उसके रंग ये न्यूज में था, देख जाइएगा इसको। इसका आंसर आपका सी जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा गया है कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन जो है उसके बारे में यहां पर लिखा गया है, बताना है कौन सा यहां पर ट्रू है, ठीक है। पहला लिखा गया है कॉन्सिलेशन, है ना, जो सुलह कहलाता है। तो जो कॉन्सिलेशन है आपका उसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी प्रोसीजर है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वर्कर्स के एंड एम्प्लॉयर्स आर ब्रॉट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पार्टी विद अ व्यू टू परसुएड वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कैच है देम टू अराइव एट एन एग्रीमेंट बाय म्यूचुअल डिस्कशन बिटवीन देम। सुलह वर्ड क्या है, सुलह है। तो एक तीसरे पक्ष को हमने पकड़ लिया जो न्यूट्रल वहां पर डिसीजन होगा देगा और दोनों वहां पर चले गए और वहां पर सॉल्यूशन निकाल लिया। पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये आर्बिट्रेशन मींस अ मैंडेटरी सेटलमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय अ लेबर कोड, बिल्कुल नहीं है ये आपका, है ना। ये मध्यस्थता बात है, मध्यस्थता है आर्बिट्रेशन जो है आपका। तो इसमें जो है जुडिशियल एक्टिविटी इसमें नहीं देखी जाएगी, ये जो है एडजुडिकेशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। और अ ट्रिब्यूनल जनरली द गवर्नमेंट रेफर्स अ डिस्प्यूट और एडजुडिकेटिंग डिपेंडिंग ऑन द फेल्योर ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स। तो आप देख लेंगे ये उल्टा लिखा हुआ है, एडजुडिकेशन के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं आर्बिट्रेशन। और लास्ट वन है जो एडजुडिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि ये प्रोसीजर है जिसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है स्टडीज करने के लिए, बार्गेनिंग सिचुएशंस के लिए, listens to both the parties and gather information, then makes recommendations that are binding on the parties। फिर यहां पर जो भी निर्णय आता है वो बाइंडिंग होता है। तो ये उल्टा लिखा, ये आर्बिट्रेशन है, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन आपने खुद से डिसाइड किया दोनों पक्षकारों ने, अब उसमें जो निर्णय आया तो फिर दोनों के ऊपर में क्या होता है, वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है, तो जहां पर आर्बिट्रेशन लिखा है वो एडजुडिकेशन की डेफिनेशन है और जहां पर एडजुडिकेशन लिखा है वो आपकी क्या है, वो आपका आर्बिट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है।
तो तीनों जो डेफिनेशन है आप देख जाइएगा, आर्बिट्रेशन भी, एडजुडिकेशन भी, यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है इसका जो डेफिनेशन दी गई है, ओनली वन, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी में जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत लिविंग वेजेस की जो बात की गई है वह कहां पर मेंशन किया गया है ना? तो ये आर्टिकल 43 है आपका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 43 है, ठीक है। और मैनेजमेंट जो आपका मतलब प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी वो किस आर्टिकल में है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैंने पहले भी पूछा था। तो ये आर्टिकल 43 वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर आपका आर्टिकल 43 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं विद रेफरेंस टू कॉन्सिलेशन, जो ऑफिसर है उनके बारे में बताना है कि कौन सा ट्रू है, सही वाले को चुनना है यहाँ पर हमको। तो पहला ये कि इनको जो शक्तियां हैं वो हाईकोर्ट के जैसी मिली हुई होती है, ये एंजॉय करते हैं पावर्स हाईकोर्ट की, बिल्कुल नहीं भैया, सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। ऐसी जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं उसको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप। तो ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, इसके बाद पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये ऑन फेल्योर टू अराइव एट अ सेटलमेंट कॉन्सिलेशन ऑफिसर शैल सेंड अ फुल रिपोर्ट टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ओनली 2B हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और यहां पर NCVET की बात है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है कि इसका मेजर फंक्शन क्या है, रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ अवार्ड करना बॉडीज को, असेसमेंट एजेंसीज एंड स्किल रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज एंड ग्रीवांस रेड्रेसल, बिल्कुल ठीक बात है, जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये किसके अधीन है, तो इन्होंने लिखा है कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, बिल्कुल गलत है, ये MSD के अंतर्गत है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इसको जो है स्टैब्लिश किया गया, नोटिफाई किया गया कब, 5 दिसंबर 2018 में, ठीक है ना। तो इसका जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ओनली 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रोटेस्ट, जो है आपका देखिए अब वर्ड देखिए, प्रोटेस्ट जो है आपका असहमति, विरोध का अधिकार है ना, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है आपका, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट है, क्या है ये आपका फंडामेंटल राइट है आपका ये, ठीक है ना। आर्टिकल 19(1) जब आप देखते हैं तो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी के अंतर्गत जब आप देखते हैं तो उसका जो सब पार्ट डी है उसमें आप देखते हैं कि पीसफुली असेंबली जो है, सभा का आयोजन किया जा सकता है लेकिन बिना हथियार के, है ना, शांतिपूर्वक, तो वो अधिकार है। अब उसमें क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, वो बात अलग है 19 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें वर्क कमेटी के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। तो पहला लिखा गया है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड वेयर एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयज 100 और मोर वर्कमैन, बिल्कुल ठीक बात है, जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि इट इज कमेटी composed of both employer and employees convened to discuss matters of common interest, कि साझा हितों के बारे में वो चर्चा करेंगे, concerning a factory, plant, business policy, etc. नॉट कवर्ड बाय रेगुलर ट्रेड यूनियन एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वर्क कमेटी को बनाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट जो है आपके बिल्कुल ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बोथ हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है कौन रेस कर सकता है, तो भैया वर्कमैन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पहला जो इसमें दिया गया है वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यह बताना है कि लेबर ब्यूरो के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर अलाइन है, बिल्कुल ठीक है, उनको हमको यहां पर क्या करना है, चूज करना है। तो पहला जो लिखा गया है कि ये एक मुख्य एजेंसी है जो इंगेज है कलेक्टिंग स्टैटिक्स जो है आपका ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर सिंस 1946, तो जितने भी आंकड़े वगैरह हैं वो लेबर ब्यूरो के ही आते हैं, हम लोग देखते भी हैं, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, कॉलेशन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिक्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन वेजेस, अर्निंग, प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, एब्सेंटिज्म जो है आपका, लेबर टर्नओवर है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, वर्किंग और लिविंग कंडीशंस कैसी है ना, वर्कमैन्स की इवैल्यूएशन ऑफ वर्कर्स ऑफ वेरियस लेबर इनैक्टमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आप बोथ हो जाएगा, डी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका लेबर ब्यूरो है ये मेन एजेंसी है आपकी, है ना, जो इंगेज है
इस क्षेत्र में 1946 से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ये बताना है, ऊपर ये डेफिनेशन दी गई है और बताना है कि आईएलओ की जो डेफिनेशन है वो किस, मतलब आईएलओ के हिसाब से किसकी डेफिनेशन है। पहला लिखा गया है, इसमें लिखा गया है जो डेफिनेशन दी गई है कि ये मिनिमम अमाउंट है जो रिम्यूनरेशन जिसको बोलते हैं, दैट एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे वेज अर्नर्स फॉर द वर्क परफॉर्म, जो संपादित किया जाने वाला कार्य है उनके द्वारा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, किसी नियत जो आपका कार्य, जो आपका क्या है, नियत जो है आपकी तिथि है ना, काल की बात कर रहे हैं, विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट और एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ये मिनिमम वेजेस बिल्कुल डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि भैया मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं ये यहां पर, तो ये मिनिमम वेजेस की ही डेफिनेशन है आईएलओ के हिसाब से, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, लिविंग वेजेस हमने देख ही लिया है ना, फेयर वेजेस की बात कर ली है हमने, ये मिनिमम वेजेस है आपका, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर इफिशियंसी जो वेजेस थ्योरी है वो किसने प्रोपाउंड किया था, किसके द्वारा उसको संपादित किया गया है। ठीक है, तो ये आपके अल्फ्रेड मार्शल हैं, उन्होंने दिया था ये आपका। ठीक है, उसको देख जाइएगा आप लोग और नोट्स में बहुत अच्छे से ये सब चीजें बताई गई हैं, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम बल के संदर्भ में यहां पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमको यहां पर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है कि ये जो है भारतीय राज्यों में, देखिए यही कैच है आपका कि इनको जो सेटअप किया गया है भारतीय राज्यों में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको निपटाने के लिए किया गया, किसके अंतर्गत, इंडस्ट्रियल जो आपके डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, तो गलत है, सेंट्रल के स्फेयर के लिए है ये, है ना, केंद्र के अंतर्गत बात की गई है, ये राज्य के अंतर्गत बात नहीं की गई है, इसलिए इसको सेटअप किया गया, स्टेट गलत लिखा गया है यहां पर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि दे आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या इसका उद्देश्य है, पीस और हार्मनी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय क्विक एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स थ्रू एडजुडिकेशन सो दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ डज नॉट सफर ऑन अकाउंट ऑफ एनी वाइड स्प्रेड, जो भी वाइड स्प्रेड आपका इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है, जो भी अशांति वगैरह है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है आपका, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और इसका आंसर आपका ओनली 2 हो जाएगा जो कि बी में दिया गया था। ठीक है ना, जो बी में दिया गया है बिल्कुल ठीक है, सही कथन को चुनना था हमको, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन है ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसके बारे में है और बताना है कौन सा ट्रू है यहां पर। तो पहला ये कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इन्होंने लिखा है मोतीलाल नेहरू थे, बिल्कुल गलत है। इनके जो पहले आपके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1920 में जो है इनकी जो बैठक होती है ना, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है 1920, बॉम्बे में इनके जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, दूसरा ये कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वाज टू नेशनलाइज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सोशलिज्म की बात है ना, संसाधनों के समता मूलक वितरण की बात है ना, वही सब चीजें हैं इसमें। अब ये सब प्रभाव किसका है, सोशलिज्म का ही तो है, रशियन रिवॉल्यूशन का ही तो है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, पहला गलत है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो आपका प्रीडेटरी यूनियनिज्म है, प्रीडेटरी जो यूनियनिज्म है उसके बारे में लिखा गया है, बताना है कौन सा सही है स्टेटमेंट। तो पहला ये कि डू नॉट फॉलो आइडियोलॉजी एंड अडॉप्ट एनी मेथड टू सिक्योर बेटर वेजेस एंड बेनिफिट्स फॉर मेंबर, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि इसमें जो एम्प्लॉयज ज्वाइन होते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, अपने लाभ के लिए जो है नियोक्ता जो है आपसी लाभ के लिए जुड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये इसका नाम ही वैसा ही लिखा गया है प्रीडेटरी, है ना, यूनियनिज्म। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बोथ हो जाएगा जो डी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें जो नेशनल ट्रिब्यूनल है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है उसमें बताया जा रहा है कि वन और मोर नेशनल ट्रिब्यूनल्स इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ national importance or of such nature that industrial establishment situated in more than one state or likely to be interested in or are affected by them, तो बिल्कुल ठीक बात है, पहला जो है ना स्टेटमेंट जो दिया गया है बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो एज है ना वो बिलो होनी चाहिए 65 ईयर्स के, और ये जो है आपके हाई कोर्ट के जजेस ही होने चाहिए, एचसी के जो हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, एक तरीके से अर्हता समझ लीजिए उसको, ठीक है ना। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके ये बिल्कुल ठीक है आपका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही ही पूछा गया था यहां पर, तो बोथ हो जाएगा जो कि डी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है इसमें पूछा जा रहा है कि प्रबंधन में जो श्रमिकों की भागीदारी है उसके संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका
यहां पर दिया गया कि एक उद्योग में 100 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए क्या होती है, ये आपकी इकाई होती है, ठीक है ना, यूनिट काउंसिल जो इकाई परिषद की बात करें फॉर 100 और मोर वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री। दूसरा ये शॉप काउंसिल जो है मोर देन 500 वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा ये कि 500 या उससे अधिक अगर श्रमिक हैं, है ना, इंडस्ट्रियल यूनिट एम्प्लॉइंग, अगर कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है जो एम्प्लॉइंग कर रहे हैं कितने 500 और मोर वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, देयर शैल बी अ जॉइंट काउंसिल फॉर द होल यूनिट। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द अबव इसका 1 2 3 हो जाएगा जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें ट्रेड यूनियन के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये क्राफ्ट यूनियन की बात कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्कर्स विद पर्टिकुलर स्किल्स, जो प्लम्बर्स हैं, वीवर्स हैं आपके, दीज वर्कर्स में बी एम्प्लॉयड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ठीक बात है पहला। दूसरा ये जनरल यूनियन की बात करें, ये यूनियन जो है इसमें कौन इंक्लूडेड होते हैं, ऐसे वर्कर्स जिनकी जो विद अ रेंज ऑफ स्किल्स एंड फ्रॉम अ रेंज ऑफ इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक बात है। और जो तीसरा लिखा गया है औद्योगिक संघ, ये भी एक तरीके के विशेष उद्योग है, इसमें सभी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे रेल इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है ना। तीसरा भी बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनियन है। लास्ट वन ये है कि व्हाइट कॉलर यूनियन कौन से होते हैं, तो दीज यूनियंस रिप्रेजेंट पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स, है ना, व्हाइट कॉलर इंक्लूडिंग जैसे पायलट्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। तो ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 1 2 3 4 इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।